बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सॉल्यूशंस का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, सॉल्यूशन को गवर्न करता है सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबव ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ये आप देखें, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट ये वाला जो है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी नॉट स्टैंड्स फॉर प्योर सॉल्वेंट एंड x1 स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि आप यूँ कह लें कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये आपकी पहली स्टेटमेंट है राउल्ट्स लॉ की। ठीक है, उसके बाद दूसरी है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये देखें, डेल्टा पी स्टैंड्स फॉर लॉरिंग। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इज इक्वल टू है मोल फ्रैक्शन या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट बनती है राउल्ट्स लॉ की। डेल्टा पी स्टैंड्स फॉर लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है जी, ये बड़े। तीसरी है रिलेटिव लॉरिंग। ठीक है, रिलेटिव लॉरिंग कब होगी? जब ये P इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप करोगे डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू एक्स ओवर इज इक्वल टू x2। ये क्या है? डेल्टा P ओवर P नॉट द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको कहते हैं, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये इसकी तीसरी स्टेटमेंट है। ये आपको तीनों स्टेटमेंट जो है राउल्ट्स लॉ की पता होना चाहिए। P इज इक्वल टू P नॉट x ऑफ 1, डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट इंटू x ऑफ 2, P नॉट डेल्टा P ओवर P नॉट रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कुछ कंक्लूजन सुन लें। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है और कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पे ये डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट लेंगे उतनी रिलेटिव लॉरिंग कम होगी। ठीक, ज़्यादा होगी। जितनी आप ज़्यादा लेंगे उतनी ज़्यादा और जितनी कम उतनी कम। कंसंट्रेशन लेंगे तो कम होगी। कांस्टेंट रहती है ये। अगर इक्वी मोलर क्वांटिटीज़ आप कोई भी दो सोल्यूट की लेती हैं सेम सॉल्वेंट के अंदर, अगर आप कोई भी दो सोल्यूट लें तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सेम रहती है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। यहाँ मैंने फीचर्स लिखे और आगे हम इनकी बारी बारी देखेंगे आइडियल और नॉन आइडियल में क्या सिनेरियो है। सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइडियल सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहती हैं, जैसा कि कंपोनेंट्स यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर पहले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी उनकी आपस में वैसे ही रहती हैं, उनमें चेंज सॉल्यूशन बनाने के बाद नहीं आता, याद रखना है आपने। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऐसी नहीं रहती जैसा कि प्योर कंपोनेंट्स के अंदर होती हैं। नॉन आइडियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाती हैं। अब आपके पास सॉल्वेंट है, आपके पास सोल्यूट है, आप इनको मिलाते हो तो आपका सॉल्यूशन बन जाता है जी। ठीक है, सॉल्यूशन बनने के बाद वॉल्यूम चेंज जो है वो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्यों भाई? याद रखें सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट का वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन के इक्वल होता है। लेकिन इस केस में हम ये कहते हैं नॉन आइडियल में सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज़ नॉट इक्वल टू सॉल्यूशन। इट मीन्स कि देयर इज़ वॉल्यूम चेंज। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम चेंज हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखें इंथाल्पी चेंज डेल्टा H इज़ ज़ीरो फॉर आइडियल, यानी आप दो कंपोनेंट मिलाएं तो उनमें ना हीट इवॉल्व होगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी।
बट यहाँ पे नॉन आइडियल के अंदर डेल्टा एच इज़ नॉट इक्वल टू 0, या हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है जी। टेम्परेचर चेंज, आप जब आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट आपस में मिलाते हैं तो डेल्टा टी 0 होता है, जबकि इस केस में डेल्टा टी 0 होता है, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जबकि इस केस में डेल्टा टी 0 नहीं होता। ठीक हो गया। टेम्परेचर चेंज इस केस में 0 होता है और इस केस में 0 नहीं होता। राउल्ट्स लॉ जो है दैट इज ओबेड बाय आइडियल। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस ओबे राउल्ट्स लॉ, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, याद रखना है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आइडियल में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, जबकि नॉन आइडियल में आप देखो एसीटोन विद वाटर कर लो। ठीक हो गया। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल हो सकती है। इसके अलावा इथानॉल और हेक्सेन हो सकता है। इथानॉल और हेक्सेन, इसमें अगर आप देखो इथानॉल पोलर है जबकि हेक्सेन क्या है, नॉन पोलर है। इसमें एसीटोन जो है वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जबकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। इसी तरह आप और एग्जांपल ले सकते हो, बेंजीन और ईथर की एग्जांपल आइडियल में आप कोट कर सकते हो, दोनों नॉन पोलर हैं। बेंजीन प्लस ईथर दे मेक आइडियल सॉल्यूशंस, दे विल ओबे राउल्ट्स लॉ, बट एसीटोन एंड वाटर ये फॉलो नहीं करेंगे। इथानॉल और हेक्सेन जो है ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अब हम जायज़ा लेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, बाइनरी सॉल्यूशंस का। आप देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, अगर आप देखो लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए बाइनरी मिक्सचर आपके पास है, मिक्सिबल लिक्विड्स हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो कि राउल्ट्स लॉ ओबे कर रहे हैं। एग्जांपल इसकी हम दे देते हैं बेंजीन और टॉल्यूइन, दोनों में सिमिलर टाइप की फोर्सेस हैं। देखें दोनों नॉन पोलर हैं। अब हम इनका एक मिक्सचर बनाते हैं जी। ठीक है, जियोट्रॉप मिक्सचर है। जियोट्रॉप मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। अ मिक्सचर विच डिस्टिल ओवर विद ए चेंज इन कंपोजिशन, इसका मतलब इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चेंज इन कंपोजिशन पे सेपरेट हो रहे हैं। अब मैंने ग्राफ लिया, कंपोजिशन है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट, ये हाई बॉइलिंग बी है ये पॉइंट, और ये लो बॉइलिंग लिक्विड है आपका ए। हमने इनका ग्राफ लिया। अब अगर आप देखें आइडियल लाइन तो इसके सेंटर में आती है, लेकिन एक हमने अपर कर्व लिया जिस पे वेपर्स की लाइन है और नीचे एक कर्व लिया जिसको हम लिक्विड लाइन कहते हैं। ठीक है, इस पर कोई भी चीज़ लिक्विड होगी। आप अगर पॉइंट जी की बात करते हैं और ये देखिए एच से नीचे जा रहा है, तो इसमें अगर आप देखो इसको आप कोई भी आई जे के एल नाम रख लें। अगर आप देखें ये जहाँ पे पॉइंट इधर टच कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कंपोजिशन ऑफ बी ज़्यादा है और ए कम है। इस तरह अगर आप पॉइंट जेड का जायज़ा लें, ठीक है, ये दोनों लाइन को, वेपर लाइन को भी टच कर रहा है और लिक्विड लाइन को भी टच कर रहा है। इसमें आप देखो आपके पास ए मैक्सिमम है। अगर आप देखें तो ए की कंपोजिशन मैक्सिमम है और बी की आपके पास मिनिमम होगी। इस तरह आप डिस्टिल और रीडिस्टिल करते जाते हैं। देखें ये वाली ऊपर वाली जो लाइन है ये वेपर्स की लाइन है, हमने वेपर्स को कंसीडर करना है। चीज़ तब सेपरेट होगी जब वेपर्स बनेंगे। तो यहाँ वेपर्स ए के 90% से भी ज़्यादा है और बी जो है ये 10% से भी कम है। तो इस तरह हम एक लिक्विड मिक्सचर जो आइडियल सॉल्यूशंस का है उसको चेंज इन कंपोजिशन के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं इस ग्राफ के मुताबिक। फिर एजियोट्रॉप्स होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम जियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस कहते हैं दैट डिस्टिल ओवर विद ए चेंज इन कंपोजिशन। इसके बरक्स नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विच डजंट ओबे राउल्ट्स लॉ, पहली बात। दूसरी बात, इनमें डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, देयर इज़ वॉल्यूम एंड इंथैल्पी चेंज होता है। याद रखिएगा ये जो नॉन आइडियल होते हैं।
ठीक है। अ मिक्सचर विच बॉयल्स ओवर विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन लाइक ए प्योर कंपाउंड इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, इसके लिए हमने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस को हमने कॉम्पोजिशन, एक्स एक्सिस पे कॉम्पोजिशन लिया, यहाँ पे ए की मैक्सिमम और बी 0 है और यहाँ ए 0 और बी जो है 100% है। ठीक है जी। अब आप देखो वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर्स लिए हुए हैं, वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर्स लिए हुए हैं, ये P नॉट ऑफ B है और ये P नॉट ऑफ A है, यानी ये A का बॉइलिंग पॉइंट है और ये B का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आप आइडियल लाइन देखें तो ये सेंटर में आ रही है, लेकिन हम 2 पॉइंट पे इसकी डिस्कशन करते हैं। आप देखो पॉइंट C क्या हुआ जी, वेपर प्रेशर बढ़ गई, वेपर प्रेशर का बढ़ना क्या, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिविएशन। आप इसमें एग्जांपल दे दो, इथानॉल वाटर सिस्टम। ठीक है जी, इथानॉल और वाटर सिस्टम इनका वेपर प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, इट मीन के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ गई तो इनका वेपर प्रेशर बढ़ा, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिविएशन। और याद रखें, जिसका वेपर प्रेशर बढ़ जाए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। 78.5 पे बॉयल होना चाहिए था, यानी सेपरेट या वेपराइज होना चाहिए था अल्कोहल को, लेकिन ये थोड़ा सा कम हो गया, वेपर्स बढ़ने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, 78.1 पे आ गया। और जब मिक्सचर में हम देखते हैं तो 4.1% तक सिर्फ वाटर होता है, जब हम यहाँ से नीचे जाएं अगर तो, ठीक है, और 95.5% अल्कोहल होता है। ठीक है जी, यानी ये पॉजिटिव डिविएशन हो गया आपका। अब इसके बरक्स ये पॉजिटिव डिविएशन था, आप पॉइंट डी पे चले जाओ, अब क्या हुआ भाई, वेपर प्रेशर ही कम हो गया। जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। इसकी एग्जांपल वाटर और HCl है, जो कि 110 सेंटीग्रेड पे डिस्टिल होता है, जिसमें HCl जो है वो 20% और वाटर जो है वो 80% है। इनमें थोड़ी सेपरेशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि ये प्योर कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन अगर आप देखो तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स आर मोल्स इन ग्राम्स पर 100 grams of solvent per amount of solute dissolved amount of solute in grams dissolved per 100 grams of the solvent, this is called solubility। या फिर आप ले सकते हैं मोल्स पर मोल्स डिजॉल्व, यानी मोल्स में भी आप ये ले सकते हो। एग्जांपल्स अगर आप देखो NaCl 37.5 ग्राम इन 100 grams ऑफ वाटर, यू मीन कि आप 37.5 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम वाटर में। कॉपर सल्फेट 0 सेंटीग्रेड पे सिर्फ 14.3 ग्राम्स, जबकि 100 सेंटीग्रेड यानी बॉइलिंग वाटर में यू कैन डिजॉल्व 75.4 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रोल जिसे आप कहते हैं, कॉपर सल्फेट, या जिसे आप नीला थोथा भी आप नाम देते हैं। ठीक है, इसको आम लफ्ज़ों में ब्लू विट्रोल कहते हैं। और ये भी आपने याद रखना है, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, आप याद रखें कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएं तो आम तौर पे, क्योंकि बहुत सारे साल्ट एंडोथेरेमिक होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, एंडोथेरेमिक के केस में आप याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन एक्सोथेरेमिक के केस में ये सॉल्युबिलिटी जो है ये इन्वर्स हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर आपका पोलर सॉल्वेंट आयनिक और पोलर का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, अगर लेस पोलर है तो कम सॉल्युबल होगा। प्योर प्रेशर का क्या इफेक्ट हो सकता है, आप देखें प्रेशर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये कार्बोनेटेड ये जो ड्रिंक्स वगैरह हैं इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई प्रेशर भरी जाती है, जब ये बॉटल खुलती है तो आवाज़ आती है टक की, तो बेसिकली वो प्रेशर रिलीज़ हो रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो एट हाई प्रेशर हमने उसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस किया, बढ़ाया हुआ होता है। सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होते हैं, जब कहता है कि आप ग्राफ लेते हो, क्यों भाई
ग्राफ बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड टेम्परेचर, कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ती या कम होती है, या वाइस वर्सा। तो दीज आर कॉल्ड सोल्यूबिलिटी कर्व्स। स्पेशली ऐसे सब्सटेंसेस जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, दे शो सोल्यूबिलिटी कर्व्स। या हम पहले ग्राफ्स का जायज़ा लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है जी 20, 40 सेंटीग्रेड, 60 सेंटीग्रेड, 80 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड, 120 सेंटीग्रेड। क्या कर रहे हैं जी, एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और इस तरफ हमारी जो सॉल्युबिलिटी है, अगर वाटर है तो आप 100 तक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरफ सॉल्युबिलिटी ग्राम्स में बढ़ रही है। अगर आप देखो तो हमें कई तरह की लाइन मिल रही है। कुछ लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन जा रही हैं, ठीक है, और कुछ अब्रप्ट लाइन जा रही है। ये लाइक दिस कैल्शियम क्लोराइड की लाइन एकदम से ऊपर उठ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। आप देखो NaCl बिल्कुल कूल किस्म की स्ट्रेट किस्म की लाइन जा रही है, यानी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, NaCl की सोल्युबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डेसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज़ नीदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक। स्लाइटली ये ग्राफ ऊपर जाता है ज़रूर। तो एक चीज़ का एकदम से ऊपर उठ जाना, इट मीन कि हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर अब्रप्ट लाइन आई। और एक डिक्लाइन आ रहा है सीरियम सल्फेट, दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ सीरियम सल्फेट की डेसोल्यूशन जो है इन वाटर, ये एक एक्सोथेरेमिक रिएक्शन है। एक्सोथेरेमिक रिएक्शन जो होते हैं वो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर पे उनकी सोल्युबिलिटी कम होती है। आप देख सकते हैं ये सोल्युबिलिटी टेम्परेचर, इस तरफ टेम्परेचर बढ़ा है लेकिन सोल्युबिलिटी कम हो गई है। तो आप देखो स्ट्रेट लाइन में KCl और NaCl है, ये NaNO3 भी स्ट्रेट लाइन है, ये अब्रप्ट लाइन में कैल्शियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम क्लोराइड स्ट्रेट लाइन है, NaCl स्ट्रेट लाइन है, और एक ये अब्रप्टली नीचे की तरफ जिसे डिक्लाइन कर्व हम कहते हैं, तो उसमें आप सीरियम सल्फेट देख सकते हैं। सीरियम सल्फेट की डेसोल्यूशन जो है दैट इज़ क्या है, डिक्लाइन आया है इसमें, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से। अब आप सॉल्युबिलिटी कर्व्स पे अगर देखें, अगेन मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया जी, आपका ये जा रहा है जी 40 है, 60 है, 100 है, इस तरफ आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी में क्या फ़र्क आ रहा है आप देख सकते हैं। ये नई तरह के देखें, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है। तो इस तरह ये है क्या, बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले मॉलिक्यूल जब हम लेते हैं उनकी सोल्युबिलिटी जब वाटर होता है तो कुछ और होती है। आप हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, आप यहाँ पे देखें कैल्शियम क्लोराइड को आपने हीट किया, हेक्साहाइड्रेटेड है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, इसने 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर लिए। अब इसका ग्राफ नए सिरे से कर्व आ रहा है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है इट इज़ बिहेविंग लाइक ए न्यू कंपाउंड। अब अगले में फिर एक नया कर्व आया है, क्या हुआ, 4 से 2 वाटर मॉलिक्यूल रह गए हैं। अब इसका मतलब है ये जब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है तो कंपाउंड बिहेव्स लाइक ए न्यूअर वन, कि नए कंपाउंड की तरह। अब फिर ये ग्राफ इस तरह होगा। इस तरह आप देखें सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड है, आप इसको हीट करते हैं, इसके 10 वाटर मॉलिक्यूल लूज होते हैं, यहाँ तक जाता है, फिर एकदम से एक इसमें एक कर्व आ रहा है। जब एक नया कर्व आता है तो इसका मतलब ये हुआ कंपाउंड इज़ बिहेविंग लाइक ए न्यू कंपाउंड। उसका ग्राफ अब दोबारा से मेकअप होगा, एक ग्राफ में फ़र्क आ रहा है। पहले का ग्राफ और था, दूसरे का और आया, पहले का कर्व और, दूसरे का और, तीसरे का और। इस तरह वाटर मॉलिक्यूल लॉस होने पर सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड में भी चेंज आ जाता है। एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशंस, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, हीट चेंजेस ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन ए सब्सटेंस फॉर्म्स ए सॉल्यूशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? द हीट चेंज व्हेन 1 mole of a substance is dissolved in a specified number of solvent molecules at a given temperature, ठीक है, that is called enthalpy of solution। और ये कि at constant pressure देखी जा रही होती है। फार्मूला इसका क्या बनता है? डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन हम देखते हैं किसके इक्वल है? डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन माइनस डेल्टा H ऑफ कंपोनेंट्स। कि जब कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो
एनर्जी इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई तब हम डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी यूँ है कि हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो हमें बता रही होती है कि किसी सब्सटेंस के अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। NaCl की 4.98 है हीट ऑफ सोल्यूशन, अमोनियम नाइट्रेट की 26 किलो जॉल पर मोल है और KCl की 17.6 है। तो व्हाट डज इट सजेस्ट, सबसे हाई वैल्यू ये है, तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ फोर्सेस की अमोनियम नाइट्रेट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेशन हाइड्रेशन, डेफिनेशन क्या है, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरेक्ट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इट मीन्स कि ये वाटर के लिए स्पेसिफिक है, इसके अलावा सॉल्वेशन भी तो हो सकता था। यानी सॉल्वेशन क्या है, जब कोई सॉल्वेशन का प्रोसेस तब होता है जब कोई सोल्यूट अदर देन वाटर, सोल्यूट अदर देन वाटर में हल होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। सॉल्वेशन कॉमन टर्म है, हाइड्रेशन इज स्पेसिफाइड फॉर वाटर। वाटर ऑफ हाइड्रेशन, आप कहो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स in a crystal attached chemically is called water of hydration। तो उसका मतलब आप कॉपर सल्फेट को आप क्रिस्टलाइज करवाते हो तो इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल है, इनको आप वाटर ऑफ हाइड्रेशन कह सकते हो। हाइड्रेशन किस बात पे डिपेंड करती है, ये चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस की साइज़ कम और डेंसिटी ज़्यादा होती है, चार्ज डेंसिटी साइज़ छोटा होने की वजह से। चार्ज टू साइज़ रेशियो पे डिपेंड करती है आपकी हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। कैसे, ज़्यादा चार्ज साइज़ कम तो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए जब हाइड्रोजन आयन वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो इसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं वाटर की, और 1076 किलो जूल पर मोल विद नेगेटिव साइन। ये एनर्जी इवॉल्व है जब 1 मोलर गैसियस आयन ऑफ H इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगेन, व्हेन अ compound is crystallized from water, is crystallized from water, number of water molecule in its crystal, number of water molecules in its crystal is called water of crystallization। मतलब कैल्शियम क्लोराइड के साथ 6H2O होते हैं, सोडियम सल्फेट के साथ आपको पता है 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। मुख्तलिफ टेम्परेचर पे ये नंबर बदल भी सकता है, ठीक हो गया। हाइड्रेट्स क्या होता है, सच कंपाउंड्स हैविंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जितने भी ये कॉपर सल्फेट इज़ अ हाइड्रेट, ठीक है, CH2 5H2O। अगर आप इसको हीट करो तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर गायब हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएंगे, ये इसको एनहाइड्रस आप कहोगे। हाइड्रस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। मसलन आपके पास ये हाइड्रेट है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल का अटैच होना, ठीक है, ये इसको हम हाइड्रेट कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है दे आर कॉल्ड हाइड्रेट्स, ठीक है जी। ये हाइड्रेट्स हैं। और भी आप एग्जांपल याद कर सकते हो, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल। दीज आर ऑल कॉल्ड हाइड्रेट्स, जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रेट्स। इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हाइड्रोलिटिक इंटरेक्शंस। इसमें हाइड्रोलिसिस मीन ब्रेक डाउन, ठीक है, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। इसमें ब्रेक डाउन हो जाती है किसकी, OH बॉन्ड की। ये वाटर का जो OH बॉन्ड है, ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन, इसलिए इसका नाम लाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ये केमिकल प्रोसेस है। ये आमतौर पे हम सोचते हैं कि शायद साल्ट सारे जो है न्यूट्रल सोल्यूशन बनाते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। याद रखिएगा इसमें 4 कैटेगरीज हो सकती हैं। सम टाइम सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, सम टाइम ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, सम टाइम एसिडिक होता है और सम टाइम बेसिक होता है, ठीक है। होता यूँ है
कि कभी कभार कोई हम एसिड ऐसा सॉल्ट लेते हैं जिसके दोनों रेडिकल एसिडिक और बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे होते हैं। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर दोनों रेडिकल आ रहे हैं तो सॉल्ट न्यूट्रल होता है। क्यों? वो वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज नहीं होता। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ NaCl, तो इसको मैं वाटर में हाइड्रोलाइज करवाता हूँ तो Na पॉजिटिव प्लस Cl ऐसे ही रहते हैं, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी pH जो है वो 7 पे मेंटेन रहती है, इसलिए हम इनको न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों भाई? आप देखें, Na इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड Cl इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रेडिकल वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं हो रहे, एज ए रिजल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है। इसी तरह आप KCl के लिए देख लो, KCl will ionize in water as K positive plus your Cl negative. K is coming from strong base KOH and Cl is coming from strong acid, that is HCl. तो इसका मतलब है इस केस में जो भी सॉल्यूशन बना that should be neutral solution। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रेडिकल जो हैं वो हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन देते हैं। अब दूसरा केस देखिएगा, कहता है अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो लेकिन बेस वीक हो, pKa हाई है और pKb लो है, भी ऐसा केस कौन सा है? मतलब मेरे पास एक साल्ट है जनाब अमोनियम क्लोराइड, मैं इसको वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक हो गया, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है प्लस योर H प्लस योर Cl आयन। Cl आयन इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हाइड्रोलाइज नहीं हुआ, ये वाला अमोनियम जो है ये हाइड्रोलाइज हो गया। ठीक है, तो ये क्या बना? वीक बेस बना। क्या बना? वीक बेस, लेकिन ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग है H आयन, तो इस वजह से सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इसी तरह आप देख सकते हो एल्यूमिनियम क्लोराइड को आप हाइड्रोलाइज करते हो वाटर के अंदर, यू विल गेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस बना, और जो आपका एसिड है वो 3H है और Cl वैसे का वैसा। क्यों भाई? कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोलाइज नहीं हुआ। ये जो है दिस विल मेक सॉल्यूशन एसिडिक। याद रखें, जब सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो, ठीक है, तो तब एसिडिक सॉल्यूशन बनता है। अब अगला केस देखें, थर्ड, वीक एसिड विद लो pK बट स्ट्रॉन्ग बेस विद हाई pKb। मसलन आपके पास सॉल्यूशन है जनाब NaHCO3 का, आप इसको वाटर में डिज़ोल्व कर देते हो। ठीक है, तो एसिड बना आपके पास कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड बना। ठीक है, और प्लस योर सोडियम जो है स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, वाटर में इसमें हाइड्रोलाइज नहीं होता, प्लस योर OH बना, दिस इज बेस, भाई अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। इसी तरह आप सोडियम एसीटेट को वाटर में डिज़ोल्व करते हो, सोडियम एसीटेट को वाटर में डिज़ोल्व करते हो, यू विल गेट एसिटिक एसिड, वीक एसिड बना, प्लस योर सोडियम आयन स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, प्लस योर OH आयन बनेंगे। ये OH आयन जो है दे विल मेक योर सॉल्यूशन बेसिक। दिस इज हाउ आपके सॉल्ट्स कुछ बेसिक सॉल्यूशन देते हैं जब वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के रेडिकल से बन रहे होते हैं। अब एक केस है, कहता है वीक ही एसिड हो और वीक ही लो pKa हो और लो ही pKb हो, मतलब एसीटेट आयन। ठीक है, तो और इसी तरह आपका अमोनियम आयन, ठीक है, वीक बेस और वीक एसिड से आ रहे हैं दोनों। ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आ रहा है और ये एसिटिक एसिड के आ रहा है, ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है। तो वीक एसिड और वीक बेस के जो सॉल्ट होते हैं वो भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं। कीप इन माइंड ऑलवेज। अब हम कुछ जायज़ा लेते हैं MCQs का। विच सॉल्ट गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन? भाई असूल ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल सॉल्यूशन देते हैं। इसको देखें, KOH और HCl से आ रहा है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा। इसको देखें, बेसिक रेडिकल स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, एसिडिक रेडिकल स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, ये भी न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा। KOH और HBr स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ऑल, दे ऑल
ये सॉल्ट्स जो हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहे हैं, इसलिए इनके सोल्यूशन स्ट्रॉन्गली न्यूट्रल होंगे, ठीक है ना। सॉल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेसिस आर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या ऑलमोस्ट न्यूट्रल। क्या ख्याल है? अभी हमने पढ़ा कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं, मसलन अमोनियम एसीटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आ रहा है, एसीटेट एसिटिक एसिड से आ रहा है, वी की एसिड वी की बेस ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन है। सोडियम एसीटेस डिजॉल्व इन वाटर टू गिव सॉल्यूशन, जी कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, क्या ख्याल है जी? भाई हम सोडियम एसीटेट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है एसिटिक एसिड। अब सोडियम कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट हाइड्रोलाइज प्लस OH, ये OH की फॉर्मेशन इस सॉल्यूशन को क्या कर देगी, बेसिक, याद रखिएगा। सोडियम एसीटेट आपको बेसिक सॉल्यूशन देगी, बेस बना देगी, आपका ये ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो फिर आप क्या समझते हैं, डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव सॉल्यूशन, जी तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं H2O, तो you will get AlOH thrice, weak base प्लस क्लोराइड वैसे का वैसा प्लस 3 OHs, क्यों जी? OH चले गए, हमारे पास H बच रहे हैं अभी, तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर ऑप्शन आपका LCl3 हो तो फिर आपका सॉल्यूशन जो बनेगा वो एसिडिक होगा। नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, जी कितने हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? कैल्शियम क्लोराइड इज हेक्साहाइड्रेटेड। और अगर यहाँ से आपका वो ऑप्शन चेंज कर देता है, वो कह देता है जी नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ऑक्सैलिक एसिड, तो तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑक्सैलिक एसिड में 2 होते हैं। अगर वो कहता है नहीं जी मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर कितने हैं, तो यकीनन 7H2 आएंगे। फिर मैग्नीशियम सल्फेट अगर MgSO4 हो तो फिर आपका डी ऑप्शन है। अगर वो आपको ऑप्शन देता है जी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन कॉपर सल्फेट, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इफ़ ड्यूरिंग सोल्यूशन फॉर्मेशन अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ सोल्यूशन कंपोनेंट इंक्रीज, देन वॉल्यूम को क्या होगा जी? भाई अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? नेगेटिव होगा। भी कंपोनेंट करीब आ जाएंगे, ठीक हो गया, तो क्या होगा? वॉल्यूम। अगर हम कहते हैं फॉर्मेशन रिपल्सिव फोर्सेस, भी एक दूसरे को कंपोनेंट रिपेल कर रहे हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हुई हैं, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाएगा, दूर चले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक हो गया। विच सॉल्ट हैज़ मैक्सिमम एंथैल्पी चेंज, हमने अभी देखा था एक वैल्यू अमोनियम नाइट्रेट के लिए एंथैल्पी चेंज जो थी वो हाईएस्ट वैल्यू थी, ये आप टेबल से देख सकते हैं। व्हेन NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज, यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके ख्याल से? नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जब आप डिसॉल्व करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे तो NaCl डिसॉल्व किया तो उसमें आयंस बनेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस जब डिसॉल्व होंगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर इसका कम होगा। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? क्यों भाई? वेपर प्रेशर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? जब सरफेस पे वाटर आयंस आएंगे तो वो एवेपोरेट नहीं होने देंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, जिसकी वजह से इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होगी, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। विच हैज़ कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व, NaCl, NaNO3, KCl, which has discontinuous, which has discontinuous, NaCl, NaNO3, KCl या कैल्शियम। अभी हमने देखा कैल्शियम क्लोराइड का इस तरह से हमें कर्व्स मिल रहे थे वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करने के बाद। हम देख रहे थे पहले ये 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करता है, ठीक है, तो और कर्व आता है, फिर और 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करता है तो और कर्व आता है, तो डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व ये शो करेगा। अगर वो कहे जी स्ट्रेट लाइन किस में आएगी? क्यों भी स्ट्रेट लाइन,
तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपके ख्याल में कौन से होने चाहिए? NaCl की स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक हो गया। NaCl ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिहेव करता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर थोड़ा सा। सॉल्युबिलिटी ऑफ विच कंपाउंड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? लेड नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, सीरियम सल्फेट, पोटेशियम क्रोमेट। तो यकीनन सीरियम सल्फेट का जब हम इस तरह से ग्राफ देखते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है। तो क्यों? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर उनकी सॉल्युबिलिटी कम पड़ जाती है, कम होती जाती है। विच मिक्सर शोज नेगेटिव डिविएशन? अल्कोहल वाटर सिस्टम, HCl, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन में आ जाता है। HCl और वाटर ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं, वेपर प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के साथ डिस्टिल होंगे। और अगर वो कहे विच शोज पॉजिटिव डिविएशन, तो अल्कोहल और वाटर जो है ये पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है दोनों कंपोनेंट जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। और इनको हम सेपरेट कर सकते हैं 78.5 हालांकि बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का, इसकी बजाय हम 78.1 पे इसको डिस्टिल ओवर कर सकते हैं, ठीक है जी, विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन। अच्छा जी, फिर उसके बाद जी methanol and water can be separated to pure components by using solvent extraction, gel filtration, centrifugation और fractional distillation। यकीनन ये आइडियल सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ देयर आर नो फोर्सेस एंड वॉल्यूम चेंज, यानी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन में भी चेंज नहीं आई, वॉल्यूम में, द सोल्यूशन विल बी जियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक, नॉन आइडियल और आइडियल। तो यकीनन आइडियल सोल्यूशन बनेगा जी। मिक्सचर बॉयल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डिस्टिल ओवर विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन। क्या होता है? एजियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, डीजनरेट। A mixture that distills over without change in composition at constant temperature is called azeotrope, ठीक है। Relative lowering of vapor pressure is independent, आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है, मोलैरिटी पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, ठीक है। इट मीन्स कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, मोलैरिटी डिपेंडेंट और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट है, जबकि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट। रॉल्स लॉ कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड कब हो सकता है? जब सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल हो, सोल्यूट इज वोलेटाइल, सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, सोल्यूट इज डीकम्पोज्ड। जी यकीनन रॉल्स लॉ हम के अंदर हम सॉल्वेंट वोलेटाइल लेते हैं, ठीक है। तो तभी बनता है ना P = P नॉट X ऑफ 1, ये वाला हमारा राउंड्स लॉ है। तो सॉल्वेंट वोलेटाइल ही होना चाहिए, ठीक है जी। 55 ग्राम वाटर एंड 92 ग्राम इथानॉल मिक्स कर दिया जी आपने। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल बताएं क्या हुआ जी? वाटर का गिवन मास 54, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल रहे हैं पहले। मोलर मास इसका 18, आंसर 3। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल निकालें जी। गिवन मास 92, मोलर मास 46, आंसर इज 2। भाई 2 मोल और 3 मोल, यू नो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक हो गया। अब इथानॉल के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं जी हमारे पास? 2 ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 3, 2/5, ठीक है। 2/5 का अगर आप आंसर निकालें तो 0.4 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके जी, आज के लिए इतना ही।